अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिसर्चोलॉजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है साइंटिफिक राइटिंग से रिलेटेड, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि साइंटिफिक राइटिंग होती क्या है, डिफरेंट टाइप्स की जो साइंटिफिक राइटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर क्या होता है, रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, या उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। तो आज हम देखेंगे जब आपने कोई भी इस तरह का काम करना हो, कोई साइंटिफिक राइटिंग करनी हो, तो उसके लिए आप जो बायोलॉजिकल लिटरेचर अवेलेबल होता है उसको फाइंड कैसे करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कि जब भी आपने कोई असाइनमेंट बनानी हो, साइंटिफिक असाइनमेंट बनानी हो, या आपने कोई रिसर्च पेपर, कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल या कोई लैब रिपोर्ट राइट करनी हो, तो उसके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि आप जो पहले से मौजूद साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, आप उसी टॉपिक पे जिस पे आप काम करने जा रहे हैं उसको पढ़ें और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ताकि आपको पता हो कि इस पे ये काम किया जा चुका है और फर्दर इसमें यहाँ पे रिसर्च गैप है। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस मीनिंगफुल, सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल उसी वक्त हो सकती है जब आप पहले से मौजूद काम हो उसको अपने काम के साथ मिला के चलें, और आप जो गैप मौजूद है, जो पहले काम किया गया है, उसको फाइंड आउट करके उसको उसके साथ कनेक्ट करें। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जब भी आपने कोई असाइनमेंट राइट करनी हो, कोई रिसर्च पेपर, कोई रिव्यू आर्टिकल, कोई भी प्रपोजल, प्रोजेक्ट या कोई लैब रिपोर्ट लिखनी हो, तो उसके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो आपके टॉपिक पे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिसर्चोलॉजी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि और फिर उसको आगे लेके चलें। ठीक है, तो साइंस, यही बात दोबारा से रिपीट मैं कर रहा हूँ कि साइंस हमेशा उस वक्त सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होगी, आपके काम करने का हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब आप अपने काम को, जो पहले से मौजूद काम है, उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने इससे पहले ये काम किया जा चुका था, ये कमी कोताही थी जो मैंने लिटरेचर पढ़ा तो मुझे मिली, तो अब मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है कि इम्पोर्टेंस क्या है लिटरेचर रिव्यू की। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमारे लिए, या वाई इट मैटर्स, कि ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है किसी भी राइटर के लिए साइंस के अंदर। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले नंबर पे देखें तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ समझना कि जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या काम किया है, ये एक एसेंशियल, या आप कह सकते हैं कि वाइटल फैक्टर है अगर आप एक सक्सेसफुल बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हो। ठीक है, तो इसके नतीजे में जब आप ये चीज़ समझ लेते हैं कि इससे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या काम किया है, तो इससे आपको हेल्प होती है एक प्रोफिशिएंट बायोलॉजिस्ट बनने में विद टाइम। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों के काम पढ़ते हो, आपका माइंड के अंदर मज़ीद आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा इसने ये काम इस तरह किया था, ये इस चीज़ को ऐसे लेके चले गया था, इसने ट्रायल इस तरह कंडक्ट किया था। एक तो आपकी पता चल जाता है कि आपने किस डायरेक्शन में काम करना है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि इन्होंने ऐसे काम किया था, मैंने किस काम को फॉलो करना है, और कहाँ पे इन्होंने कोई कमी कुताही की थी, मैंने उसको कैसे ओवरकम करना है। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आप जो होता है एक ब्रॉडर साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट जो होता है, जो आप कह सकते हैं कि ब्रॉडर यानी कि लिटरेचर होता है, उसके साथ आप कनेक्ट कर जाते हो। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल एक अच्छे साइंटिफिक राइटर बनना चाहते हो तो आपको कुछ स्किल्स हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, उनमें आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूसरे साइंटिस्ट ने आपसे रिलेटेड काम पर रिसर्च पेपर्स लिखे हैं उन्हें फाइंड कैसे करना है, उन्हें आपने ढूंढना कैसे है, उन्हें आपने सर्च कैसे करना है। ठीक है, जब आप ये चीज़ सर्च कर लेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास पेपर आ जाते हैं, तो फिर बात आ जाती है कि आपने उनको इवेलुएट कैसे करना है। एक होता है अकेला एवेलुएट, आपने इवेलुएट करना, एक होता है क्रिटिकल एवेलुएट, आपने तनकीदी नज़रों के साथ उससे देखना है कि इसके अंदर क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, कहाँ पे कोई कमी कोताही है, कौन सी चीज़ को हम आगे लेके अपनी स्टडी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एवेलुएशन। तो इसको आपने क्रिटिकली एवेलुएट करना है, और फिर इफ़ेक्टिवली जो आप को इन्फॉर्मेशन आए उसको आपने अपनी राइटिंग के अंदर आपने यूज़ कर लेना है इन द फॉर्म जिसे हम कहते हैं कि पैराफ्रेज कर लेना है या रीफ्रेज कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है। अगर एक आप अच्छे साइंटिफिक राइटर बनना चाहते हैं कि आपको पता हो कि आपने आपके काम से रिलेटेड जो
दूसरे साइंटिस्ट ने काम किया है उसको आपने फाइंड कैसे करना है। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसको इवैल्यूएट कैसे करना है और क्रिटिकल इवैल्यूएट कैसे करना है। और तीसरे नंबर पे आपने जो काम इवैल्यूएशन कर ली, रिसर्च पेपर भी आपने फाइंड कर लिया करके उससे आपने इवैल्यूएट भी कर लिया, अब आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, अपनी राइटिंग में लिखना है और उसको कैसे आपने इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है अपनी राइटिंग के अंदर। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको एक अच्छा साइंटिफिक राइटर बना देती हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिटरेचर को सर्च कैसे करना है। ठीक है, तो लिटरेचर को सर्च करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप अक्सर सुनेंगे साइंटिफिक राइटिंग के अंदर कि एक प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, साइंटिफिक सर्च के अंदर प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं। तो अगर हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो वो साइंस के अंदर जो ओरिजिनल रिसर्च रिपोर्ट की जाती हैं, बताई जाती हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखा जाता है जो कि अपनी स्टडीज़ अपनी इनके रिज़ल्ट्स देता है, आपको बताता है कि मैंने ये काम किया तो मेरे ये रिज़ल्ट्स आए, उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, ये यूजुअली क्या होते हैं, पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स होते हैं जो कि जर्नल्स के अंदर पब्लिश होते हैं, रिसर्च जर्नल्स या स्कॉलरी जर्नल्स के अंदर पब्लिश होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जर्नल्स की बात करें तो साइंस आ जाता है, नेचर आपने अक्सर नाम सुना होगा, न्यूरोलॉजी आ जाता है, फाइकोलॉजी आ जाता है, या जर्नल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जर्नल्स की जिनके अंदर रिसर्च पेपर, ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। और इनका एम क्या होता है, इनका एम होता है कि इन एक स्पेसिफाइड ग्रुप होता है रीडर्स का, उनके लिए ये उनसे रिलेटेड ये रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जर्नल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है तो ये बैक्टीरिया से रिलेटेड ही जो आप कह सकते हैं रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करें तो जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनका वो फोकस होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी गई है, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इनके फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, इस पर आप किसी ने सर्च की हो। उसके बाद पेलेजिक कार्बन मेटाबॉलिज्म इन यूरोफिक लेक। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेटेड न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट ऑफ कालमोडुलिन। ये कुछ उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं टॉपिक्स की जो कि स्पेसिफाइड किसी जर्नल के अंदर पब्लिश होंगे और वो क्या करेंगे, इससे उस जर्नल की जो गाइडलाइंस है उन, या आप कह सकते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, आप अगर देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये फ़ायदा मतलब ये स्पॉन्जिस से रिलेटेड है तो ये स्पॉन्ज से रिलेटेड ही पेपर पब्लिश कर रहा है। ठीक है, ये कार्बन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो ये उससे रिलेटेड कर रहा है। ये फ़ायदा न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है तो वो उससे रिलेटेड जर्नल ही पब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो एक और बात उन्होंने यहाँ पे की है कि कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है वो कुछ जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको वो किसी बुक की फॉर्म में पब्लिश करने, बहुत से रिसर्च पेपर्स ने उनको कंबाइन करके एक बुक का नाम दे दिया जाए। ठीक है, तो अगर दोबारा से मैं रिपीट करें तो प्राइमरी सोर्स से मुराद बेसिकली आप ये याद रखें कि ये एक रिसर्च पेपर होता है, रिव्यू आर्टिकल नहीं, रिसर्च पेपर जिसके, ठीक है, जिसके अंदर अपना रिसर्च का सेक्शन होगा, वो आगे जाके भी आपको मैं बात बताता हूँ। तो ये एक स्पेसिफिक जर्नल्स के अंदर पब्लिश होते हैं और उनका यानी कि आप कह सकते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई होते हैं, उनकी ऑडियंस भी स्पेसिफिक होगी। ठीक है, अगर बैक्टीरिया का जर्नल है तो बैक्टीरिया से रिलेटेड होगा, अगर ह्यूमन का जर्नल है तो ह्यूमन से रिलेटेड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड है तो ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड वो काम करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल वो लीवर से रिलेटेड है तो वो लीवर से रिलेटेड ही हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड रिसर्च पेपर पब्लिश करेगा। तो अगर हम इसको ही कंटिन्यू करें कि हमें रिकॉग्नाइज, हम कैसे पता चलता है कि ये प्राइमरी लिटरेचर है, ये प्राइमरी सोर्स है, तो उसके अंदर ना कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल होगा जिसे हम प्राइमरी सोर्स कह रहे हैं उसके अंदर मटीरियल्स एंड मेथड का सेक्शन ज़रूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे उसके अंदर रिजल्ट्स का सेक्शन होगा जिसके अंदर टेबल्स और फिगर्स भी बने होंगे। ठीक है, मेनली तो हम जो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल, जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उनको ही प्राइमरी सोर्स कंसीडर करते हैं। उसके अलावा कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं, डाइसर्टेशन या थीसिस जिसे हम कहते हैं वो होते हैं, या टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, उनको भी हम क्या करते हैं एज प्राइमरी सोर्स ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है
प्राइमरी सोर्स की तो हमने बात कर ली, अब आगे आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं ये जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो लेते कहाँ से हैं, वो लेते प्राइमरी सोर्सेज से हैं, ओरिजिनल रिजल्ट आर्टिकल से लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इससे पहले मैंने बात की प्राइमरी सोर्सेज की, वो साइंटिस्ट के लिए ही होते हैं स्पेसिफिक। ये जो सेकेंडरी सोर्स होता है ये दोनों के लिए होता है, इसको साइंटिस्ट भी अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और नॉन साइंटिस्ट जो एक आम बंदा है वो भी यूज़ कर सकता है, पढ़ सकता है, उसके लिए भी ईजीनेस के साथ वहाँ यहाँ पे प्रेजेंट किया गया होता है डाटा को। तो अगर हम सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सी अक़साम के मटेरियल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बुक्स हो सकती हैं जो कि नेचुरल हिस्ट्री को डील कर रही हों, या इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या कुछ मैगजीन्स होती हैं उनके अंदर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हो सकते हैं, इनको हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स कंसिडर करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल देखें मैगजीन्स की तो इसके अंदर डिस्कवर आ जाता है, नेचुरल हिस्ट्री आ जाता है, स्मिथसोनियन आ जाता है, अमेरिकन साइंटिस्ट आ जाता है, ऑडुबोन आ जाता है, इसके अलावा साइंटिफिक अमेरिकन आ जाता है, नेशनल, और फिर उसको आगे लेके चलें। ठीक है, तो साइंस, यही बात दोबारा से रिपीट मैं कर रहा हूँ कि साइंस हमेशा उस वक्त सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होगी, आपके काम करने का हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब आप अपने काम को, जो पहले से मौजूद काम है, उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने इससे पहले ये काम किया जा चुका था, ये कमी कोताही थी जो मैंने लिटरेचर पढ़ा तो मुझे मिली, तो अब मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है कि रिसोर्सेज, उनकी जो ऑडियंस होती है वो हर किस्म के लोग होते हैं, जनरल पॉपुलेशन होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं वो क्या करती हैं, स्पेशलाइज्ड ऑडियंस को टारगेट करती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल स्कॉलरी बुक्स जिन्हें हम मोनोग्राफ्स कहते हैं, और रिव्यू पेपर्स, रिव्यू आर्टिकल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं, इनके समराइज़ करके निचोड़ निकाल के आपको देते हैं पहले से मौजूद जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उनका। तो इनका जो जिस ये जर्नल के अंदर पब्लिश होंगे उसकी भी एक स्पेसिफाइड ऑडियंस होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकेंडरी सोर्सेज की तो ये दोनों ही इनके प्रिंट की फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं और डिजिटल फॉर्मेट्स में, पीडीएफ की फॉर्म में, किसी वेब पेज पे, इन द फॉर्म ऑफ आप कह लें कि वेब आर्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, वेब रिपोर्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका इनको फ़ायदा क्या होता है, उसकी वजह से जो लोगों की एक्सेसिबिलिटी है, इस तक एक्सेस और इस काम को आगे फैलाना, यानी कि जो इन्होंने काम किसी ने किया है उसको जर्नलाइज करके आगे लोगों तक पहुंचाना, वो इजी हो जाता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि वैल्यू हो एबल एक चीज़ है जो कि हाईलाइट करती है, या आप कह सकते हैं जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको फैलाने में आगे आम लोगों तक, जिसको हर बंदा ईज़िली समझ सके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब एक चीज़ है साइंटिफिक राइटिंग में लिखी हुई है, ठीक है, कोई रिसर्च आर्टिकल है, वो स्पेसिफाइड उन्होंने लिखा ही सिर्फ साइंटिस्ट के लिए है, लेकिन एक सेकेंडरी सोर्स है वो क्या करता है, उसको सिंप्लीफाई इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके उसके अंदर उसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करके जिसको एक आम बंदा ईज़िली समझ सके में लिख के प्रेजेंट करता है और आगे लोगों तक पहुंचाता है, जिससे लोगों को पता चल जाता है, जो कि वो अगर स्पेसिफाइड ऑडियंस हो तो वो ना समझ सकें। ठीक है, तो जो आप कह सकें स्पेसिफिक से जनरल पॉपुलेशन के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सेकेंडरी सोर्सेज क्या करते हैं, उसको जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को। जब ये जनरलाइज कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो गैप होता है बिटवीन स्पेशलिस्टों के, रिसर्चर्स और जनरल पब्लिक के दरम्यान, वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसको दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट भी यूज़ कर सकता है और एक आम आदमी जिसको ऐसे साइंस का पता नहीं है लेकिन वो इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, उस नॉलेज में क्या हो सकता है, इजाफा हो सकता है। तो ये थे बेसिकली सेकेंडरी सोर्सेज। तो फ़िलहाल ये जो लेक्चर था ये थोड़ा सा शॉर्ट था, ताकि इसमें मेन मकसद यही था कि आपको अक्सर आप जब भी साइंटिफिक वर्क कर रहे होंगे आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, पर ये प्राइमरी सोर्स ये है, सेकेंडरी सोर्स ये है। तो बेसिकली आपको इसमें यही बताना मकसद था कि आपको पता चल जाए कि
प्राइमरी सोर्स होता क्या है? बेसिकली प्राइमरी सोर्स एक रिसर्च पेपर होता है जिसके अंदर मटेरियल्स एंड मेथड का सेक्शन होगा, उसके अलावा रिजल्ट्स होंगे जिसके अंदर फिगर्स और टेबल्स होंगे, ठीक है। उसको हम प्राइमरी सोर्स कहेंगे या ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल कहेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी रिव्यू आर्टिकल हो, कोई मैगज़ीन का आर्टिकल हो, उसको हम हमेशा सेकेंडरी सोर्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो पहले से जो काम मौजूद है उसको ही दोबारा से मज़ीद सिंप्लीफाई करके जनरल ऑडियंस के लिए पेश कर रहा है, ठीक है। जो प्राइमरी सोर्स होता है उसकी स्पेसिफाई ऑडियंस होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी सोर्सेज, उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो जनरल होती है, उसको हर बंदा ईज़िली पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो ये था आपका टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा आपकी कोई भी राय हो, कोई आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट्स में आप ईज़िली कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।